नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बीपीएससी मेंस का अगर मैं अब बदलते हुए पैटर्न को थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बीपीएससी मेंस में जो GS2 का पेपर होता है या GS1 का, उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई भाग होता है तो वो करंट अफेयर का ही होता है। पहले जैसे पैटर्न पर अगर आप पढ़ें तो मेंस में आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसके कारण से नए पैटर्न के हिसाब से डेली हम लोग एक एक दो दिन पर ये वीडियोज आते हैं जिसमें डेली सीक्वेंस के आधार से हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का ये 7th लेक्चर होगा। इससे पहले 6 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ जिसमें बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने। आज का जो टॉपिक होगा बीपीएससी मेंस का सबसे प्रमुख टॉपिक में से एक है, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में हर दूसरे साल पूछा जाता है। पहले का जो पैटर्न था उसमें हर साल ही पूछा जाता था ये, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप उठाएंगे डेली न्यूज़ में एक टॉपिक कॉमन रहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कहीं न कहीं पर विवाद उत्पन्न हो रहा है किसी न किसी इशू को लेकर के, चाहे वो इकोनॉमिक और इशू हो, पॉलिटिकल हो या फिर कोई और इशू हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इशू हो, इन सब को लेकर के निश्चित तौर पर कोई न कोई विवाद चल ही रहा होता है। इसके कारण से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के स्टैंडर्ड बीपीएससी के बहुत हाई होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में। जैसे पिछली बार उसने क्या पूछा था, बीपीएससी के सवाल का जरा स्तर देखिएगा। लास्ट ईयर उसने पूछा था कि गठबंधन में जब बिहार की सरकार शामिल है केंद्र के साथ में, तो उसके कारण से किस प्रकार से संबंध प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें लास्ट वर्ड जो उसने जोड़ दिया था वो था क्रिटिकली एग्जामिन, यानी कि बिहार और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रिश्ता बन रहा है अभी, चूँकि नीतीश कुमार गठबंधन सरकार के सबसे प्रमुख गठबंधन के दल में से शामिल हैं, तो उसके कारण से किस प्रकार का संबंध डेवलप हो रहा है उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करना था। ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है अगर आप उसके डायमेंशन को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये जब भी ये टॉपिक पढ़ा जाता है हमेशा ही इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ा जाता है। आज के मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में भी मैंने यही सवाल दिया है, केंद्र और राज्य संबंध से जुड़ा हुआ दिया है सवाल, क्योंकि अपना सीक्वेंस में यही टॉपिक आ रहा था और उसी सीक्वेंस से हम लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है जो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हालिया विवाद के आलोक में सबसे पहले ही बोल दिया कि भाई हाल के घटनाक्रम जो हैं उसके संबंध में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करें। सरकारी और पूंछी आयोग की सिफारिश किस प्रकार आगे का रास्ता दिखाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको सरकारी आयोग के बारे में पता ही नहीं है, पूंछी आयोग के बारे में पता ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन का एक हिस्सा लिख भी दें कि भाई क्या क्या चैलेंज है, दूसरा हिस्सा तो कतई नहीं होने वाला है आपसे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में वित्तीय संघवाद फाइनेंशियल फेडरलिज्म की चुनौतियों का विशेष रूप से जीएसटी मुआवजे और सेस वितरण के संदर्भ में वर्णन का विश्लेषण करें कि जीएसटी के कारण से जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसका विश्लेषण करना है कि वो आने से किस प्रकार से फाइनेंशियल फेडरलिज्म बढ़ा है, और 2-4 पॉइंट लिखेंगे क्या क्या उसमें चैलेंजेज आ रहे हैं, विश्लेषण करें यहाँ पर लिखा हुआ है। कल आंसर राइटिंग का एक वीडियो अपलोड किया था, वो जा करके देखिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का परीक्षण करें, एग्जामिन करने को कहा जा रहा है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का, लेजिस्लेटिव रिलेशन का, क्या समवर्ती सूची का अत्यधिक उपयोग ने राज्यों की स्वायत्तता को कम किया है। क्या समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, क्या अगर केंद्र सरकार के द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट के हर मुद्दे पर कानून बनाता जाता रहेगा तो क्या राज्यों के जो ऑटोनॉमी है वो प्रभावित हो रही है। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय संघवाद सहकारी से प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर बढ़ रहा है। हालिया उदाहरण के साथ इस कथन की चर्चा करें। जरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। जिनका 71 है, जिनका 72 है, दोनों व्यक्ति। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत करने पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले 24-25 के प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध को पढ़ने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहला क्या दिखेंगे कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या है, किस प्रकार से वित्तीय संबंध की बात की गई है, फाइनेंशियल रिलेशन, किस प्रकार से लेजिस्लेटिव संबंध है, या किस प्रकार से और कोई संबंधों की बात की गई है, किस प्रकार से हमारा संघीय ढांचा है। तो अगर आपको बेसिक पता होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संघवाद, कि भारत में सेंटर जो है
इसने राज्यों को बनाया है, इसने राज्यों को बनाया है। तो हमारे यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म है, जिसका मतलब होता है कि केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन शक्तियों का बंटवारा तो किया ही गया है भारतीय संविधान के द्वारा। 7वें शेड्यूल के द्वारा भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वारा, संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसी में से 7th अनुसूची के द्वारा भारत में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस प्रकार से किया गया है कि 5 विषय ऐसे हैं जिस पर आप कानून बनाओ, 5 विषय ऐसे हैं या 6 विषय ऐसे हैं जिस पर आप कानून बनाओ, और कुछ विषय ऐसे रखेंगे जिस पर दोनों में से जो कानून बना ले, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो वो हावी होंगे। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये हम कहाँ पर देखते हैं? अगर इतिहास की बात करें तो 1919 के एक्ट में हम लोग देखते हैं कि आरक्षित एंड हस्तांतरित विषय हमें दिखाई देते हैं। पूरा वीडियो जो होगा वो बाइलिंगुअल रखने का मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा सा ही भूमिका बना देता हूं मैं। यहाँ से 1919 के एक्ट में हम लोग देखते हैं, फिर 1935 के एक्ट में हमें दिखता है कि स्पष्ट विभाजन हो गया है और इसी को हमारे संविधान में समाहित कर लिया जाता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है, इतने देर में कुछ भी ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया? वीडियो की शुरुआत हमने कहाँ से की? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सवाल कौन कौन से बन सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि बीपीएससी ने कितना कठिन स्तर का सवाल पूछा है। अगले वीडियो से मैं ये करूँगा, बीपीएससी का PYQ भी ऐड कर दूंगा स्लाइड में। आप जा कर के बीपीएससी प्रीलिम का मेंस का सवाल देखिएगा, 70 का और 69 का आपको दिख जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, देखिए भारत में जो संघीय व्यवस्था किया गया है, संघीय व्यवस्था, इसका तात्पर्य है कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये सब राज्य हैं, ये सब राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और ये शक्तियाँ लिखित रूप में दी गई, अर्थात संविधान में इसका वर्णन किया गया है, 7वें शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। और उसके साथ साथ संविधान के अलग अलग आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 249 हो गया, और भी कई सारे आर्टिकल हैं, फाइनेंशियल आर्टिकल अलग हैं, लेजिस्लेटिव आर्टिकल अलग हैं, जहां पर भर भर के ये चीज़ लिखा गया कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य जो है वो काम करेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ उनकी होगी। लेकिन अपना जो केंद्र है, शक्तियां हैं, संविधान में शक्तियों का विभाजन है, वो सेंटर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है ये मैंने पिछले वीडियो में सारा स्पष्ट कर दिया था। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एक अच्छा वीडियो नहीं देखते हैं तो 4 और अच्छे वीडियो आपसे छूट जाते हैं, क्योंकि फिर वो अपलोड ही नहीं होते हैं। इसलिए अच्छा वीडियो अगर लगे, पसंद आए तो कृपया इसको देखें पूरा, कमेंट करके बताएं क्या फीडबैक रहा है आपका, कोई दिक्कत आती तो पूछें। पिछले वीडियो भी जा कर के देखिए, कोई पढ़ने वाले हों जिनको पढ़ने में वाकई मदद चाहिए हो तो उनको शेयर कर दें कि वो पढ़ सकें। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले अब हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे कि कंटेंट क्या लिख सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का सबसे मूल आधार है, सबसे बेस ही यही है। हमारा संघ यहीं से शुरुआत होता है, जहाँ पर सेंटर होगा और स्टेट होंगे, लेकिन सारी शक्तियाँ किसकी तरफ झुकी हुई होंगी? तो सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र की तरफ में झुकी हुई होंगी। केंद्र सरकार सभी स्टेट को कंट्रोल करती हैं। जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती, लेकिन सहयोग और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। और संविधान में न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मूल क्षेत्राधिकार बनाया गया है, जिसके तहत में वो केंद्र और राज्य के बीच में झगड़े सुलझाने का काम करती है। राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कोई विवाद हो, 2 स्टेट मिलकर के कोई केंद्र सरकार से विवाद हो, या केंद्र और स्टेट के बीच विवाद हो, उन सभी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट का यह काम होगा। अब सबसे मूल सवाल कि मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या पॉलिटी में ये है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है पूरे देश में जिसको SIR कहा जाता है। तमिलनाडु ने, केरल की गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने, सभी प्रकार की सरकारों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है SIR के प्रोसेस में और सही वोटरों को हटाया जा रहा है।
जबकि केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक ऑटोनमस बॉडी है जिसका काम है एसआईआर करवाना। इसलिए आपको जो भी दिक्कत है एसआईआर से तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। और इसी के तहत में केरल गवर्नमेंट और उसके साथ में तमिलनाडु गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, इन तीनों गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि भाई साहब इसको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर का प्रोसेस बिल्कुल वैलिड प्रोसेस है। ये प्रोसेस संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया अधिकार है, जिसके तहत में वो क्या कर रही, तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है। और अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तो मरने वाले लोगों को, डुप्लीकेट लोगों को और नए लोगों को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा। तो एसआईआर के इशू के जोड़ करके आपसे केंद्र और राज्य का संबंध जो है यह पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। कितना परसेंट चांस है, तो 99.9% चांस है कि एसआईआर से जुड़ा हुआ सवाल बीपीएससी मेंस में आपको देखने को मिलेगा। और जिस दिन आप बीपीएससी मेंस देकर आना उस दिन मुझे बता देना। यह विषय भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों पर आधारित है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। कौन कौन सी इशू बताए मैंने आपको, एक बार पहले रिवाइज करते हैं। क्यों रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर सेंटर स्टेट पर अगर आपसे मेंस में सवाल पूछा जाए तो कृपया करके उसके इंट्रो की शुरुआत जो मैंने कल के आंसर राइटिंग वीडियो में पढ़ाया है, आप एसआईआर से करें, करेंट अफेयर से करें कि एसआईआर के कारण हाल ही में केंद्र और राज्य के बीच में विवाद देखे गए हैं। एसआईआर को मेंशन करके ही पूछेगा वो आपसे मेंस एग्जामिनेशन में। तो एसआईआर इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये टॉपिक। पॉलिटी में तो है ही, वो तो पढ़ाना है ही, लेकिन करंट से रिलेट करेंगे तो एसआईआर का इशू वो इशू है जिसके कारण से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र राज्य को संतुलित रखने के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों में प्रावधान किए हैं। भारत के संविधान लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन, ये संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के 293 तक में इसका वर्णन किया गया है। 245 से लेकर के 293 तक में फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव एंड कौन सा, तो और कौन सा हो गया भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों की बात की गई है। संविधान के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में, तो 245 से 293 तक में। बिना आर्टिकल के पॉलिटी के आंसर नहीं लिखे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, मेंस एग्जामिनेशन में अगर पॉलिटी के सवाल आते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आर्टिकल का उपयोग करेंगे। सारे आर्टिकल नहीं याद होने चाहिए, लेकिन जिस टॉपिक से पूछा गया उससे जुड़े एक आध आर्टिकल तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, अब बंटवारा की बात करते हैं। 7th शेड्यूल में संघ विषय में 97 विषय है, राज्य विषय में 66 रखा गया, राज्य सूची में 66 विषय रखा गया है। कॉन्करेंट में 47 विषय रखे गए हैं, जिसमें शिक्षा, वन, आपराधिक कानून इत्यादि शामिल हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा के शामिल होने के कारण से ही इस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी लाया जाता है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट, बिहार सरकार अपने यहाँ की भी शिक्षा पॉलिसी लागू कर सकती है, क्योंकि यह कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसलिए कई बार केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है, लेकिन राज्य क्या करते हैं, अपने स्तर से उसमें सुधार करके, अपने राज्य के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके फिर अपने यहाँ पर लागू करते हैं। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन प्राथमिकता जो दी जाती है फिर दोनों के कानून में, वो है केंद्र सरकार के कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है। ये सब कुछ याद रहना चाहिए और लेखन में भी आना चाहिए, लिख भी पाएँ इन शब्दों को। केंद्र संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग पर कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल अपने राज्यों में कानून बना सकते हैं। अगर हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो यानी कि विधायी संबंधों की बात करें तो आर्टिकल 249 के तहत में राज्यसभा जो अपर हाउस असेंबली है 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर, स्टेट लिस्ट के विषय पर केंद्र सरकार को अगर कानून बनाना है तो उसकी शुरुआत
कहाँ से होगा? राज्यसभा से होगा। राज्यों की सभा से उसकी शुरुआत होगी, राज्यसभा से शुरुआत होगी और वह 2/3 मेजॉरिटी से जब ये बोलेगी कि हाँ भाई स्टेट के इस लिस्ट पर हमें इस एक्ट पर कानून बनाने हैं, इस लिस्ट में कोई चीज़ शामिल है उस पर हमें कानून बनाने हैं, तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से ही की जाएगी, जिसके फलस्वरूप उस पर कानून बन सकता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि राज्य खनिजों पर कर लगा सकते हैं राज्य सूची की प्रविष्टि 49-50 के तहत में, लेकिन केंद्र रॉयल्टी को कर नहीं मानता है। यह खनन क्षेत्र में राज्य के अधिकारों को कहीं न कहीं मजबूत करने का प्रयास है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। ये आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन में आप उदाहरण मान करके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर बनाए जाते हैं कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन है। कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं वो मिलकर के केंद्र से अनुरोध कर सकते किसी मुख्य विषय पर कानून बनाने के लिए, तो केंद्र सरकार कई बार वो काम भी करती है और कानूनों का निर्माण भी करती है। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करें, प्रशासनिक संबंधों की बात करें, तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है आर्टिकल 256, 257 कि वे संघीय कानूनों का पालन करें, राज्य केंद्र के हितों की रक्षा करें, राज्य जो है केंद्र के हितों की रक्षा करें। अनुच्छेद 153 से 162 के तहत में गवर्नर का प्रावधान किया गया है, जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, जो विधेयक पर सिफारिश करता है और राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं। इमरजेंसी अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS आदि जो होते हैं, ये केंद्र राज्य सहयोग से ही सुनिश्चित हो पाता है। आपातकालीन 352 और 360 जहां केंद्र जो है वो राज्यों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता है। 352 के तहत में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 के तहत में वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। और अगर 356 की हम लोग बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी कि केंद्र के विधायी और प्रशासनिक जो विभाग हैं उन पर राज्य सरकार के जगह राज्य का जो प्रशासनिक और विधायी है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार स्थापित हो जाता है। राष्ट्रपति के थ्रू केंद्र का जो मंत्रिमंडल है वो राज्यपाल को निर्देश देता है और वह उसी हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये विधायी और प्रशासनिक संबंध है जो प्रशासन के लिए बनाया गया है। 256, 257, उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस, आपातकालीन प्रावधान भी हैं, राज्यपाल का भी प्रावधान किया गया है। ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो गया। करेंट अगर हम लोग उदाहरण देख इस संबंध में विवादों की, तो हाल ही में इस संबंध में विवाद देखा गया कई सारे राज्यों में, जिसको आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन एक उदाहरण है इसमें कि जैसे विश्वविद्यालय प्रवेश बिल तमिलनाडु में लाया गया था, जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उनके द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, जिसके कारण से यह बिल जो है कई दिनों तक अटका हुआ रहा, जिसके बाद से तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। केरल राज्यपाल ने CA से जुड़े विधेयक पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था, ऐसा आरोप केरल की गवर्नमेंट ने उस समय लगाया था। फाइनेंशियल रिलेशन की हम लोग बात करें तो 268 से 293 करों का विभाजन, जैसे आयकर केंद्र को, भूमि कर राज्यों को जाता है। वित्त आयोग की बात करें हम लोग, वित्त आयोग का काम है कि हर 5 वर्ष में ये बैठती है और 5 वर्ष में ये तय करती है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। GST परिषद इसी प्रकार से बनाया गया है। हाल ही में संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन जो था वो GST के लिए ही किया गया था, जिसके तहत ये तय किया गया कि भाई केंद्र और राज्य जो हैं वो मिल करके अप्रत्यक्ष कर जितने भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं, उनको एक कर दिया गया और CGST, SGST इत्यादि में उसको बांट करके केंद्र और राज्य मिल करके अब फैसला लेते हैं कि अप्रत्यक्ष कर कितना लगाया जाए, किसी वस्तु पर कितना कम किया जाए, कितना अधिक किया जाए, क्योंकि GST परिषद में, GST काउंसिल में सेंटर के साथ साथ स्टेट जो होता है वो भी मेंबर होते हैं। और जहां पर सेंटर और स्टेट किसी मंच को, किसी एक्ट को, किसी अधिनियम को, किसी प्रावधान को, किसी बॉडी को साथ में शेयर करते हैं, यानी कि यह संघवाद का उदाहरण हो गया, कोऑपरेटिव संघवाद। सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग करते हुए इस देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
यहाँ पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं है, बल्कि राज्यों की सहमति से जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जाता है। ये बात अलग है कि जीएसटी काउंसिल में जो बहुमत है वो केंद्र के हाथों में काफ़ी बड़ा हिस्सा है फैसला लेने का, लेकिन राज्यों को भी वोटिंग का अधिकार है। और अगर सभी राज्य डिसाइड करें तो केंद्र जो है किसी चीज़ पर अपना जो है वह नहीं चला पाएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो जीएसटी काउंसिल सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है जिससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता भी देता है, तो ये भी वित्तीय संबंधों में आ गया। तो वित्त आयोग की बात कर सकते हैं, करों का विभाजन की बात कर सकते हैं, जीएसटी परिषद की आप लोग बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल एग्जाम्पल एंड समरी अगर हम लोग देखें तो विधायी जो है वो कई सारे आर्टिकल में बात की गई है, प्रशासनिक भी है और उसके अलावा वित्तीय संबंधों की भी बात की गई है। कुछ आपातकालीन प्रावधान भी हैं जिसके कारण से केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं कभी कभी एकात्मक हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 के तहत में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग, वित्तीय आपातकाल जिसको कहा जाता है। ये शब्द ही नहीं आ रहा था तब से, वित्तीय आपातकाल जिसको कहा जाता है। तो ये तीन जो हैं, ये तीन बनाए गए हैं आपातकालीन प्रावधान के लिए, क्योंकि अपना जो संघवाद है वो क्वासी फेडरलिज्म है जो आपातकाल में बिल्कुल एकात्मक तरीके से बिहेव करता है। तो इसके कारण से ये तीन इमरजेंसी के प्रावधान भी किए गए हैं। आपातकाल ही अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले दिन जो वीडियो आएगा उसमें। और उससे पहले मैं राष्ट्रपति शायद पढ़ाऊँगा आपको, राष्ट्रपति, हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं विवादों के प्रमुख कारण। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग ताकि आप समझ सकें कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और दुनिया से किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है बहुत बेस्ट किताब है, बहुत शानदार किताब है, सभी लोग पढ़ते हैं उसको, कोई भी पढ़े, डी वासु पढ़े, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, सब किताब अच्छी ही है। लेकिन पॉलिटी के साथ है क्या ना कि उसके कुछ चैप्टर जो होते हैं ना बंधुओं, वो रटे रटाए आप नहीं पढ़ सकते। जैसे एम लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो उसमें जो केंद्र राज्य के बीच विवाद लिखा हुआ है उसमें आपको एक विवाद ये भी दिखेगा, सेंट्रल पुलिस फोर्स जो होते हैं इनकी नियुक्ति या इनको वहाँ पर भेजना। आजकल भारत में मणिपुर के अलावा किसी भी राज्य में सेंट्रल पुलिस फोर्स को नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण से विवाद उत्पन्न हो। यानी कि वो पॉइंट जो हैं वो अगर मुझसे आज सवाल पूछा जाए तो मैं अपने आंसर में उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। समझिएगा कि मैं आपको क्या इशू समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई करंट का कॉन्टेक्स्ट याद है उस संबंध में तो आप निश्चित तौर पर लिखिए कि सेंट्रल पुलिस के कारण से विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे कि इसके राज्य में एक पंजाब में हो सकता है और एक कहाँ पर हो सकता है, वेस्ट बंगाल में हो सकता है, क्योंकि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। पंजाब में सरकार ने बोला था कि बीएसएफ अब सीमा के भीतर 15 किलोमीटर के एरिया में अपना कार्रवाई कर सकती है बिना वहाँ के राज्य पुलिस से सहमति लिए हुए, और वेस्ट बंगाल में भी कर सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टकराव की स्थिति बन सकती है। तो यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी आपसे डिस्प्यूट पूछा जाए तो जिस हद तक हो सके उस हद तक आप करंट के पॉइंट्स का उपयोग करें। जैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 दिसंबर 2025 को, तो आज ये पॉइंट्स रिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कोई नया विवाद आपके ध्यान में आ जाए तो उसका उल्लेख आप अवश्य ही करें वहाँ पर। जैसे आज का अगर बोला जाए तो SIR सबसे प्रमुख विवाद में से एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, GST के तहत कर बंटवारे में। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उभरे भाषा विवाद। चौथा क्या हो जाएगा भाई, केंद्र और राज्य में दो पार्टियों के अलग अलग सरकार होने से तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। पाँचवा क्या हो जाएगा, केंद्रीय योजनाएं जो हैं उसके तहत फंडिंग कम होने के कारण से विवाद उत्पन्न हो रही। जैसे वेस्ट बंगाल के साथ में मनरेगा को लेकर के केंद्र सरकार का बहुत लंबा विवाद चला है। कल परसों मनरेगा फिर से शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो ये आज के इशू हैं, इसलिए जो मैं आपकी अभी पॉइंट पढ़ाऊँगा। इसके अलावा एक और हो सकता है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट में राज्यपाल। ये तो हमेशा रहेंगे, राज्यपाल ये हमेशा ही रहेंगे। तो ये ऐसे इशूज है ना जिनके कारण से टकराव पैदा हो रहा है। इसके अलावा एक और इशू है, वो है कौन सा, वो है आपका आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन में सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भेदभाव के आरोप। आपदा प्रबंधन में केंद्र के द्वारा भेदभाव का आरोप, केंद्र पर भेदभाव के आरोप जो लगे हैं। जैसे केरल में जब लैंडस्लाइड आई थी तो बहुत भीषण स्तर की तबाही हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको बहुत कम पैसे दिए।
तो उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट होती यहाँ पर तो ज़्यादा पैसे मिलते हमें, और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है इसलिए हमें कम पैसे मिले हैं। पार्टी पॉलिटिक्स पर मत जाइएगा, मैं आपको आरोप प्रतिरोप पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गए अपने, ये 6 से 7 क्या हो गए, पॉइंट्स ऐसे हो गए जिसका आपको उपयोग करना है कि विवाद किन कारणों से है। राज्यपाल द्वारा बिलों को रोकना बहुत बड़ा विवाद है, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले कहा था कि बिल को रोक सकते हैं, पहले कहा था बिल को आप नहीं रोक सकते हैं, फिर कहा कि ठीक है अनिश्चित काल तक आप रोक सकते हैं, हम इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। SIR प्रोसेस के तहत में आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के द्वारा मैनिपुलेट कर रही है राज्य की व्यवस्था को, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि SIR करवाना हमारा काम है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग बिल्कुल ही अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इसके कारण से केंद्र के दल और राज्य के दल में चुनाव उत्पन्न हो रहा है तनाव। जीएसटी के तहत में सही भागीदारी नहीं मिलने के कारण से आरोप लग रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य क्लेम करते हैं कि हम जीएसटी का बहुत ज़्यादा केंद्र को वसूल के देते हैं, जबकि केंद्र सरकार उसका खर्चा नॉर्थ इंडिया में कर देती है, हमें कुछ खास लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में 3 भाषा का फॉर्मूला जो है वो दक्षिण के राज्यों में थोपा जा रहा है। ऐसा आरोप लगाया दक्षिण के राज्यों ने कि हम पर हिंदी भाषा थोपा जा रहा है, जबकि बिहार के पास 2 ही लैंग्वेज की पॉलिसी है, वहीं पर दक्षिण के राज्यों को 3 भाषा अपनाने को मजबूर किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र और राज्य के बीच में जो बड़ा केंद्रीय योजनाओं को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हो रहा है कि केंद्रीय योजना शुरू तो की जाती है, जैसे आयुष्मान भारत शुरू तो किया जाता है, लेकिन उसके तहत फंडिंग नहीं की जाती, जिससे राज्य के ऊपर में ये योजनाएं जो हैं ये बोझ बन जाती हैं, कहीं ना कहीं राज्य उसको सही से लागू नहीं करवा पाते हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी बनाया गया है ये एक संघीय अथॉरिटी है, क्योंकि NDMA है, SDMA है और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी बनाया गया है। ये संघीय रूप से काम करता है, लेकिन केंद्र सरकार से सपोर्ट कम मिलने के कारण से आपदा प्रबंधन में कहीं न कहीं देरी देखी जाती है। इसके अलावा पंजाब और वेस्ट बंगाल का भी उदाहरण दिया, जहां पर BSF को बिना किसी अनुमति के राज्य के सीमा के भीतर भी 10 से 15 किलोमीटर में कार्रवाई करने की जो छूट दी गई है, जिसके कारण से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। कोई भी पॉइंट जब लिखेंगे चुनौतियों में, बिना एग्जाम्पल के लिखने का पाप मत कीजिएगा, कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। कहानियाँ मत बनाइएगा, जवाब ऐसे देना है कि चेक करने वाला चुप हो जाए, सुनने वाला चुप हो जाए, और वो तभी होगा जब फैक्ट्स और डेटा आपके हाथों में होंगे। राज्यपाल की भूमिका बहुत तनाव उत्पन्न होता है। नीतिगत असहमति और केंद्रीकरण, केंद्र की एक समान नीति जैसे CAA, NET, NEET, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, इसका राज्य हमेशा से ही क्या करते आए, विरोध करते आए। केरल ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में CAA को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका दी थी। पश्चिम बंगाल ने CBI जाँच के खिलाफ मूल वाद दायर किया था। विपक्षी शासित राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ा है, इसके भी आरोप कई जगह पर लगाए गए हैं। समाधान क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 के तहत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, जिसके तहत में केंद्र और राज्य बैठ करके अपने मामले सुलझा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन का उपयोग कर सकते हैं। GST काउंसिल जो है वो सहयोग के लिए ही बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत में केंद्र और राज्य जो है अपने जो मुद्दे हैं उसका सुलझान कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और नीति आयोग भी एक सहयोगी मंच है, जिसमें केंद्र और राज्य जो है अपने इशूज़ को सही कर सकते हैं। नीतिगत उपाय क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता रखी जाए। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो निष्पक्ष हो, जो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करे और आसानी से काम होने दे। वह केंद्र जो है, केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करे, वहाँ पर न कि एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियाँ उत्पन्न करे। जैसे RN रवि पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत शानदार IPS अफसर थे वो। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता, जैसे सेस साझा करना इत्यादि। सहकारी संघवाद का प्रसार, जैसे कोई भी बॉडी बनती है उसमें सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य के बीच में बैठ करके अगर बात करके चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा वो सहयोगी होगा।
फैसले ने सुप्रीम कोर्ट 2024 फैसले ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, जैसे SC ST उपवर्गीकरण में राज्यों को अधिकार मिले। तमिलनाडु 2025 कुरियन जोसेफ समिति गठित की जो 2026 तक रिपोर्ट देगी, और इसका भी काम यही था कि भाई किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को और भी अच्छा रखा जाए। जैसे आपने सुना होगा सरकारिया, एक सुना होगा आपने राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति थी। ये राजमन्नार समिति जो है ये कोई केंद्र सरकार ने थोड़ी न बनाया था गुरु, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गठित किया था। केंद्र और राज्य के संबंधों में किस प्रकार से चुनौतियों को कम किया जाए उसको लेकर के राजमन्नार समिति तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गठित किया था। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य से बाहर से हो, ऐसा कहा गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा। सरकारिया कमीशन के द्वारा अंतर राज्य परिषद को सक्रिय रखें। विधेयक पर राज्यपाल 6 महीने में अधिकतम निर्णय ले लें। प्रासंगिकता 2024-25 में राज्यपाल तमिलनाडु विवादों के संदर्भ में प्रासंगिक है सरकारिया आयोग का कि भाई कम से कम 6 महीना में तो फैसला लीजिए। यहाँ तो फैसला ही नहीं ले रहे 4 साल से कुछ भी। पूंछी आयोग का भी है, राज्यपाल को मॉडल राज्यपाल बनाए, राजनीतिक रूप से तटस्थ यह व्यक्ति हो, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, आपातकालीन प्रावधानों में सुधार किया जाए, जिसके तहत सुधार ये किया गया कि भाई अब अगर राज्य आपातकाल कहीं पर लगता है तो वहाँ की सरकार सस्पेंड होगी, न कि वो सरकार ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो है केंद्र का जो स्टेट की जो असेंबली है वो सस्पेंड होती है। जैसे ही राज्य आपातकाल ख़त्म होता है, राष्ट्रपति शासन ख़त्म होता है, वैसे ही वो फिर से अपना काम शुरू कर सकती है। उसको ख़त्म नहीं किया जाता है, वो सस्पेंड होती है, निलंबित होती है। GST विवाद और केंद्रीकरण 2025 में यह उपयोगी साबित हुई है। कुरियन जोसेफ कमेटी 2025 बनाया गया है, संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करेगा, एक केंद्र राज्य नीतियों में संतुलन की समीक्षा करेगा। अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या यह रिपोर्ट दिया है इसने कुरियन जोसेफ कमेटी 2025 ने। केंद्र राज्य भारत की विविधता को बनाए रखने का आधार है। हालिया विवाद जैसे GST राज्यपाल दर्शाते हैं कि संतुलन बहुत ही आवश्यक और इसके कारण से संतुलन बना करके ही चलना चाहिए। ये था आपका केंद्र राज्य विवाद, जिसमें अब आप इन सवालों को लिखने लायक बन गए होंगे। लिखने का प्रयास कीजिएगा। कोई आपको आंसर पढ़ा दूं मैं तब जाके आप उस सवाल को लिखें तो वो सही तरीका नहीं होता है। मैं आपको सारा कुछ दूंगा अरेंज करके। ये रहा कारण, ये रहा संबंध, ये रहा विवाद, ये रहा समाधान। अब इनको जोड़ करके आंसर तक किस प्रकार से पहुंचना है यही आपको सीखना है। ये आपका काम है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखने के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।